हेलो भाई साहब, ओए ओए कोकरे जनता पार्टी, हेलो ओए इधर, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट ही आ रहे थे कि सर कैपिटल गेन के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कभी इंडेक्सेशन है, कभी इंडेक्सेशन नहीं है, और कभी कंप्यूटेशन के टाइम पर है, कभी टैक्स निकालने के टाइम पर है। तो समझ में नहीं आ रहा कि कैपिटल गेन में कब इंडेक्सेशन होनी है, कब इंडेक्सेशन नहीं होनी है, कब कंप्यूटेशन पे होनी है, कब टैक्स निकालने के टाइम पर होनी है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ रही है। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे मेरी सीएस की फैमिली के हैं, ये उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्लैरिफिकेशन लेके आ रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक सुनना, तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं, सैलरी के अंदर भी इंडेक्सेशन होता है, बिल्कुल होता है। अब बच्चा कह रहा है सैलरी में इंडेक्सेशन कहाँ होता है, याद करो मैंने कहा था आरएफए के अंदर होता है। याद है सैलरी में आरएफए वाला पॉइंट किया था, तो उस आरएफए वाले पॉइंट को भी अभी मैं दोबारा समझा दूंगा, विद एग्जांपल समझा दूंगा। तो बहुत ध्यान से, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट 15 से 20 मिनट में तुम्हारे दो क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाता है, क्योंकि कैपिटल गेन तो बनेगा ही बनेगा। हो सकता है सैलरी के अंदर भी आरएफए वाला पॉइंट बन जाए और वो तुमसे इंडेक्सेशन वाला पॉइंट चेक कर ले। तो इस वीडियो को अंत तक सुनना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले अब हम यहाँ पर कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं जी। अब अगर मैं कैपिटल गेन की बात करता हूं तो कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन की सबसे बड़ी कंफ्यूजन को सोल्व करते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, जब तुम कैपिटल गेन का क्वेश्चन सोल्व करो ना, जब भी तुम कैपिटल गेन का क्वेश्चन सोल्व करो, पहले ये फाइंड आउट करो कि जो आपने एसेट ट्रांसफर की है, क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अब मैं उस बात पे नहीं जा रहा कि शॉर्ट टर्म कब बनती है, लॉन्ग टर्म कब बनती है। वो तुम्हें पता है कि 12 महीने और 24 महीने की टाइम लिमिट होती है, वो आप सब जानते हो। कहाँ कहाँ कौन कौन सी टाइम लिमिट है वो भी हमने मैराथन में डिस्कस कर लिया था। तो 12 महीने या 24 महीने की टाइम लिमिट है। अगर मान लो मेरी कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट निकल के आती है, तो ये बात कान खोल के अभी सुन लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल इसमें कोई भी इंडेक्सेशन नहीं है। मतलब कोई भी इंडेक्सेशन नहीं है। आपने कभी भी ऐसा ट्रांसफर किया हो, कुछ भी किया हो, ना कंप्यूटेशन के टाइम पर है ना टैक्स निकालने के टाइम पर है। तो अगर तुम्हारी एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, मतलब अगर तुम्हारा गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो गलती से भी इंडेक्सेशन मत कर देना, ना ही कंप्यूटेशन में और ना ही टैक्स निकालने के टाइम पर। यहां तक क्लैरिटी है? चलो सर, अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना। वैसे तो मैंने कहा था कि हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 2025-26 एप्लीकेबल है। प्रीवियस ईयर 25-26 का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। तो हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 2025-26 एप्लीकेबल है। असेसमेंट ईयर जो है वो 26-27 एप्लीकेबल है। बट कई बार क्या होता है, कई बार वो मान लो क्वेश्चन दे दे तुम्हें 23-24 का, 24-25 का, हो सकता है ना, क्योंकि मैंने बुक में भी 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और हो सकता है वो सेम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन जाए। वो क्वेश्चन पुराना नहीं है, पर उसमें वो 2-3 ट्रांजेक्शन घुमा देता है। तो उस केस में फिर बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि सर आपने तो कहा था 25-26 में इंडेक्सेशन होता नहीं है, बट इस क्वेश्चन में इंडेक्सेशन है। तो मैं कई बार रिप्लाई करते करते थक गया कि वहां पे इंडेक्सेशन क्यों है। अब सुनो ध्यान से, अगर पहली बात लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, आप बस उस क्वेश्चन में ये देख लो, क्या वो एसेट 23 जुलाई 2024 से पहले तो ट्रांसफर नहीं हुई। जैसे ये मेन तुम्हें डाउट आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। याद करो कैपिटल गेन में था ना सेक्शन नंबर 45(2) कि आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। अब वो कन्वर्ट किया फॉर एग्जांपल 2023 में, और वो स्टॉक इन ट्रेड बेचा 2025 में। और तुम सब जानते हो कन्वर्जन को हम ट्रांसफर कहते हैं। तो ट्रांसफर हुआ 2023 में, 23 जुलाई 24 से पहले, उस केस में इंडेक्सेशन करनी पड़ सकती है। तो सारे बच्चे बात ध्यान दो, अगर क्वेश्चन हमारे सामने आया और उसमें कैपिटल एसेट की ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले की है, तब तो हमें इंडेक्सेशन करनी पड़ेगी। कंप्यूटेशन के टाइम पर, टैक्स निकालने के टाइम पर कोई इंडेक्सेशन नहीं करनी, सिर्फ कंप्यूटेशन के टाइम पे करनी है। अब मैं उम्मीद करता हूं इंडेक्सेशन तो तुम्हें करनी आती होगी ना, क्योंकि इंडेक्सेशन तो हमने सीखी है, बिल्कुल सीखिए इंडेक्सेशन। तो ये बात क्लियर, क्लैरिटी लेके चलना। 23 जुलाई 24 से पहले अगर ट्रांसफर की है, उस केस में कंप्यूटेशन के टाइम पर इंडेक्सेशन करनी पड़ेगी। अब कंप्यूटेशन कैसे करोगे? ऑब्वियस ही बात है, पहले वही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस में जो तुम अभी कोआ करते थे वहां पे आई कोआ आ जाएगा, जो तुम अभी कोई करते थे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और माइनस में ईओटी। ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा जी।
तो कोआ को आई कोआ में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा वो तुम्हें इंडेक्स रेट क्वेश्चन में ही दिए होते हैं, वो तुम्हें इंडेक्स रेट क्वेश्चन में दिए होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल सी बात है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको डिवाइड करोगे उस इंडेक्स रेट से जिस ईयर में तुमने एसेट खरीदी थी, मल्टीप्लाई करोगे उस इंडेक्स रेट से जिस ईयर में कैपिटल एसेट तुमने ट्रांसफर की है, वो दोनों इंडेक्स रेट तुम्हें क्वेश्चन में दिए होंगे, अकॉर्डिंगली तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा आफ्टर इंडेक्सेशन। इस पे फ्लैट 20% यहां पे टैक्स लगेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले का है। जो 12.5% वाला रेट है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, वो एप्लीकेबल कब हुआ? अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद है। और 90% से ज्यादा चांस है क्वेश्चन तुम्हारा विदाउट इंडेक्सेशन वाला ही बनेगा, 23 जुलाई 24 के बाद वाला ही बनेगा। बट मैं नहीं चाहता कि हम कोई रिस्क लेके जाएं, क्योंकि इस बार हमें एग्जाम निकालने हैं। तो बस दिमाग में लेके चलना, अगर बाई चांस 1% उसमें लिखा हो ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले है, उस टाइम शॉर्ट टर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा ना शॉर्ट टर्म में तो कुछ चेक ही नहीं करना, शॉर्ट टर्म में तो कुछ ही नहीं करना, शॉर्ट टर्म में तो विदाउट इंडेक्सेशन ही निकालना है। सेल प्राइस माइनस कोआ माइनस कोई माइनस में ईओटी, शॉर्ट टर्म तो हमेशा ऐसे निकलेगा। लॉन्ग टर्म वाले केस में अगर 23 जुलाई 24 से पहले ट्रांसफर है, सेल प्राइस माइनस आई कोआ माइनस आई कोई माइनस ईओटी, ईओटी कभी भी इंडेक्स नहीं होती, क्योंकि ईओटी सेल के टाइम पर होती है, उसको इंडेक्सेशन नहीं करते। ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म गेन आएगा, उस पर 20% टैक्स लगा देना, क्योंकि उस टाइम पर 20% रेट लगता था। हाँ, अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 24 या उसके बाद है, ये हमारे एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से बनेगा, बट फिर भी डेट देख लेना, बस ध्यान से डेट जरूर देख लेना ट्रांसफर कब की है। अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 24 या उसके बाद है, तो फिर तो नो इंडेक्सेशन ऑन कंप्यूटेशन, कोई इंडेक्सेशन कंप्यूटेशन में नहीं है। सर कैसे कंप्यूट कर रहे हैं? सिंपल, सेल प्राइस माइनस कोआ माइनस कोई माइनस में ईओटी। सर ये तो हम शॉर्ट टर्म के करते हैं, लॉन्ग टर्म के भी ऐसे करने हैं। अगर 23 जुलाई 24 या उसके बाद ट्रांसफर है ना, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, कंप्यूटेशन दोनों में सेम है विदाउट इंडेक्सेशन। अभी इंडेक्सेशन खत्म हो चुका है 23 जुलाई 24 के बाद अगर ट्रांसफर है, ठीक है। बट सर आपने तो हमें इंडेक्सेशन कराई थी, बेटे कराई थी, वो टैक्स के टाइम पर मैंने कराई थी। कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करने, देखो कंप्यूट कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन, उसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं है। बट अब जब तुम यहां पे टैक्स कंप्यूट करोगे, अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम यहां पे टैक्स निकाल रहे हो। जब तुम टैक्स कंप्यूट करोगे, ध्यान देना, अगर तुम रेजिडेंट हो, क्वेश्चन के अंदर पढ़ना, वो रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल एचएफ इनमें से कोई भी एक हो, और लैंड एंड बिल्डिंग का केस हो, बस, और कोई कैपिटल एसेट है तो उसमें पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल एचएफ हो और लैंड बिल्डिंग वाला केस है, तो कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे निकलेगा? जो तुमने कैपिटल गेन निकाले ऊपर विदाउट इंडेक्सेशन, उसका 12.5%, या तो वो टैक्स, या फिर हमें कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन भी निकालने पड़ेंगे। सर वो कैसे निकाल लेंगे? वही तो, सेल प्राइस माइनस में आई कोआ माइनस में आई कोई माइनस में ईओटी, वैसे कैपिटल गेन निकाल लेना, उसका 20%। जो लेस वाला टैक्स होगा ये हमें यहां पर पे करना होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये तब अगर आप रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल एचएफ हो, लैंड बिल्डिंग वाला केस है, तब ये पॉइंट एप्लीकेबल है। सर अगर कोई और केस होगा तो बस फ्लैट 12.5% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन भूल जाओ कुछ होता भी था, इंडेक्सेशन भूल जाओ कुछ होता भी था। अब मैं तुम्हें क्रक्स देने जा रहा हूं। है बच्चा यार, यही चाहिए का बे। सुनो क्रक्स क्या। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, नो इंडेक्सेशन एट ऑल, कभी नहीं इंडेक्सेशन करना शॉर्ट टर्म में, चेक ही नहीं करना ट्रांसफर कभी भी हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी इंडेक्सेशन होता नहीं है। लॉन्ग टर्म है, ये देख लो ट्रांसफर कब है, 23 जुलाई 24 से पहले है, तो जब तुम कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तब इंडेक्सेशन करना है। सेल प्राइस माइनस आई कोआ माइनस आई कोई माइनस में ईओटी, ये कैपिटल गेन आएंगे, उस पर डायरेक्टली 20%, कोई ऑप्शन वहां नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान दो। ट्रांसफर 23 जुलाई 24 या उसके बाद है, तो कंप्यूटेशन के टाइम पर कोई इंडेक्सेशन नहीं करना, विदाउट इंडेक्सेशन ही कैपिटल गेन निकालने हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेल प्राइस माइनस कोआ माइनस कोई माइनस में ईओटी, कैपिटल गेन आ गए। जब इस पर टैक्स निकालोगे तो ये देख लेना, ये लैंड बिल्डिंग है, रेजिडेंट, इंडिविजुअल या एचएफ में से कोई एक है, तो जो तुमने कैपिटल गेन निकाले विदाउट इंडेक्सेशन, उसका 12.5% टैक्स निकाल लेना। और फिर एक बार वर्किंग नोट में कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्सेशन निकाल लेना, इंडेक्सेशन के बाद फिर जो गेन आएंगे उसका 20%, जो भी लेस होगा वो लेस आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर लैंड बिल्डिंग नहीं है, आप इंडिविजुअल एचएफ नहीं हो या आप रेजिडेंट नहीं हो, तो फिर फ्लैट जो तुमने कैपिटल गेन निकाले हैं विदाउट इंडेक्सेशन वाले, उसका 12.5% टैक्स लग जाएगा, बात खत्म।
ये तो है कैपिटल गेन में। आई होप तुम्हें कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिल गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डाल देना, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको रिप्लाई कर दूंगा। फिर सैलरी में इंडेक्सेशन कहां होती है? सैलरी में इंडेक्सेशन होती है बस आरएफए वाले केस में, और कहीं पर इंडेक्सेशन या पूरा सैलरी जो तुमने पढ़ा। वैसे सैलरी की तो कल हमारी मैराथन है जी, कल शाम को हमारी 7 बजे मैराथन है। जिसको सैलरी में दिक्कत है, हाउस प्रॉपर्टी, रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, डिडक्शन, ये सब कल चैप्टर शाम को 7 बजे रिवाइज होंगे, बस ये पर ध्यान दो। और बीच बीच में एग्जाम्पल भी कराऊंगा इसके। तो कल शाम को 7 बजे वाली क्लास बहुत भयंकर होने वाली है जी, और क्लास खत्म होते ही वो प्राइवेट हो जाएगी जी। तो सारे बच्चों को लाइव ही ज्वाइन करना है, शाम को 7 बजे यूट्यूब पे लाइव होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सैलरी में इंडेक्सेशन आरएफए के अंदर है। जैसे मान लो आरएफए हमें निकालना है प्रीवियस ईयर 25-26 का। अब तुम सब जानते हो आरएफए कैसे निकलता है, याद है वो पॉपुलेशन देखनी पड़ती है, कुछ केस में 5%, 7.5% या सैलरी का 10% होता है। और सैलरी का 10% तब होता है जब पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर की होती है। मेट्रो सिटी हो गया या नॉर्मल किसी कोई भी सिटी हो गया जहां 40 लाख से ऊपर की है। और फिर मैंने कहा था कि अगर घर मेरे खुद का नहीं होता तो फिर एक्चुअल चार्जेस और सैलरी का 10% विच एवर इज लेस, ऐसे ही निकालते हो ना आरएफए। तो गवर्नमेंट कहती देखो जी, अगर तुम्हें आरएफए निकालना है मान लो प्रीवियस ईयर 25-26 का, तो एक तो जैसे तुम नॉर्मल आरएफए निकालते हो वो कर लो। नॉर्मल वही, अगर 5% है सैलरी का तो 5 निकाल लो, 7.5 हो 7.5, 10 है तो 10, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन जो होती है वैसे तुम निकाल लो। अब गवर्नमेंट कह रही है तुमने निकाल लिया, और अब यहां पे गवर्नमेंट कह रही है आरएफए वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स रेट ऑफ फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई इंडेक्स रेट ऑफ प्रीवियस ईयर 25-26, जिस साल के मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, इनमें से लेस वाली वैल्यू जो होगी वो तुम्हारी आरएफए के अंदर टैक्सेबल होगी। बच्चा कह रहा सर ये नहीं समझा, ये मैं बताता हूं क्या है। जैसे क्या हुआ, ये पॉइंट एप्लीकेबल तब होता है जब एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक घर दिया हो 1 साल या उससे ज्यादा के लिए, मतलब वो उसी घर में रह रहा है 2 साल हो गए और सेम एम्प्लॉई है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा और किसी केस में नहीं होगा। अब ऐसे मान लो ये प्रीवियस ईयर 25-26 है, मान लो इस एम्प्लॉय को घर मिला था 24-25 में, तो 24-25 में जब घर मिला था तो क्या 24-25 के अंदर भी आरएफए की वैल्यू निकल के आई होगी? बिल्कुल निकल के आई होगी। अब वो तुम्हें निकालनी नहीं है, वो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, वो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लो, अच्छा फर्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 23-24 जहां से अमेंडमेंट आई थी, या जिस साल में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड किया विच एवर इज लेटर। मतलब अगर 23-24 में दिया तो 23-24 पहला साल है, अगर 24-25 में दिया तो 24-25 पहला साल है। तो जब भी तुमने घर अलॉट किया, तो अगर 23-24 में गया 23-24 पहला साल है, 24-25 में गया 24-25 पहला साल है, तो 23-24 और जिस ईयर में घर अलॉट किया प्रोवाइड किया विच एवर इज लेटर, वो तुम्हारा फर्स्ट ईयर बन जाएगा। अब यहां पे देखो, जैसे मान लो आरएफए 24-25 का 92,000 पे निकाल के दे रखा है, ये तुम्हें कंप्यूट नहीं करना, कंप्यूटेशन करनी है इस साल की। अब इस साल की तुम्हारी आरएफए वाली सैलरी निकाल के दे रखी है 15 लाख। अब तुम सब जानते हो सैलरी कैसे आई होगी, याद है ना? आरएफए की सैलरी क्या लेते हैं? बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन एवरी टाइप प्लस में बोनस प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, जो भी तुम आरएफए की सैलरी लेते हो उसका 5, 7.5 या 10% निकालना होता है। तो वो सैलरी जो है वो 15 लाख निकाल के दे रखी है। और दिल्ली सिटी है, अब दिल्ली है तो बताओ सैलरी का 10%, तो सैलरी का 10 कितना आ गया? 1.5 लाख। अब ये नॉर्मल आरएफए, अगर मैं ये तुम्हें इंडेक्सेशन वाला पॉइंट ना बताऊं तुम आंसर कितना देके आओगे? 1.5 लाख। बट अब यहां पर एक पॉइंट है, गवर्नमेंट ने कहा ये तो 1.5 लाख, या जो तेरा पिछले साल का आरएफए था 92,000, ये 92,000 डिवाइड बाय उस साल का इंडेक्स रेट, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा 24-25 का इंडेक्स रेट 363 है। फिर जिस ईयर का आरएफए कंप्यूट कर रहा हूं 25-26 का, उसका इंडेक्स रेट 376, तो ये आ गया 95,295। तो गवर्नमेंट करी अब तेरी सैलरी में 1.5 लाख नहीं जुड़ेगा, विच एवर इज लेस, इतना पैसा हम तेरी सैलरी में जोड़ेंगे, हम तुझे बेनिफिट देने जा रहे हैं। तो ये सैलरी वाले केस में इंडेक्सेशन वाला पॉइंट है। एक बार दोबारा से, जब हमें आरएफए निकालना आएगा हम नॉर्मल आरएफए निकालेंगे, एक बार इंडेक्सेशन को भूल जाना, नॉर्मल सैलरी निकालना, 5, 7.5 या 10 जो भी करना होगा वो निकाल लेना। अब वहां पोज करके क्वेश्चन में ये देख लेना कहीं हमें पिछले साल का कोई आरएफए तो नहीं दिया हुआ। अगर वो आरएफए दिया है तो इस साल का जो तुमने आरएफए निकाला, मान लो तुमने 1.5 लाख निकाला, ये एकदम टैक्सेबल मत करना। पिछले साल के आरएफए को इंडेक्स करके आज की वैल्यू निकाल लेना, वो तुम्हें इंडेक्स रेट क्वेश्चन में दिए होंगे।
इसका क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था और हमारी बुक में भी दिया हुआ है, अगर आप चेक करोगे बाद में टेस्ट योर नॉलेज वाले केस में। तो 92,000 पिछले साल का है, उस साल का इंडेक्स रेट 363, इस साल का इंडेक्स रेट 376, तो 95 या 295 आ गया। अब जो लेस है गवर्नमेंट ने कहा ये वैल्यू हम तेरी वैल्यू में जोड़ेंगे, 1.5 लाख नहीं जोड़ेंगे, ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है जी। तो यहां होता है सैलरी में इंडेक्सेशन, ये वाला पॉइंट है, और कहीं पर भी सैलरी में इंडेक्सेशन नहीं है, बस एक आरएफए के अंदर है, वो भी तब अगर सेम एम्प्लॉय को घर आपने दिया 1 साल से ज्यादा के लिए, तभी ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा, नहीं तो वहां पर भी नहीं होगा जी। सर अगर पिछले साल का आरएफए में को नहीं दिया फिर तो बात ही खत्म, फिर तो 1.5 लाख ही जोड़ के आओगे, क्योंकि फिर तो कोई पिछला आरएफए ही नहीं है ना, फिर तो 1.5 लाख ही आंसर है। ये दिया तब ये इंडेक्सेशन वाला पॉइंट है, नहीं तो ये नहीं है जी, ये बात ध्यान दो जी। तो आई होप ये तुम्हें कंफ्यूजन दूर हुई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन अगर बची हो तो बता देना, और किसी पॉइंट पे अगर तुम्हें वीडियो चाहिए या तुम्हें कहीं कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ में मैक्सिमम शेयर कर देना। ये बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है, तुम्हारे एग्जाम सिर पे तुम्हारे आ चुके हैं, अब जितना हो सके मैक्सिमम हार्डवर्क करना है और सेल्फ स्टडी पे ध्यान लगाना है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो बाकी कल मिल रहे हैं शाम को 7 बजे यूट्यूब पे लाइव, ये सारे चैप्टर जो हमारे मैराथन के अंदर बच गए थे उसको हम अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।